कुमार राही। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सोशल राही। आज मैं कालपी शहर में हूँ। आज हमारे बीच में माननीय सम्मानीय परम आदरणीय परम सत्य जगजीवन अहरवार जी हैं, जो बहुत अच्छे समाज सेवी हैं। तो जगजीवन अहरवार जी यूट्यूब चैनल सोशल राही आपके विचारों का स्वागत करता है, साथ में आपका स्वागत करता है और दर्शकों सहित आपको संपादक राम कुमार राही नमो बुद्धाय जय भीम करता है। नमो बुद्धाय जय। सर जी, जब मैंने आपके बारे में सुना कि कालपी के अंदर हमारे बहुजन समाज में ऐसी शख्सियत है, हमें बहुत अच्छा लगा। जो समाज के लिए काम कर रहा है, मैं उनको गांव जाकर के ढूंढने का काम कर रहा हूं। ऐसे लोगों को अपने यूट्यूब चैनल सोशल राही के माध्यम से मैं उनका इंटरव्यू दिखाने का काम करता हूं कि लोग बागों के अंदर जागृति आए, एक उन्हें प्रेरणा मिले अच्छे काम की। इसी बीच में इन्हीं विचारों को लेकर के मैं आपके पास आया हूं। तो सर जी, पहले आप अपने बारे में थोड़े हमें बता दें कि आपका जो जीवन का सफर रहा वो कैसे गुजरा। जी राही जी, पहले तो मैं आपका कालपी नगर आगमन पर स्वागत अभिनंदन करता हूं कि आपने कालपी नगर में आकर के हमको तलाशा और जो हमारे जीवन के बारे में आपने जानकारी देनी चाहिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। राही जी, हमारा राजनीतिक सफर, जीवन का जो संघर्ष रहा वो बहुत महत्वपूर्ण रहा। हमारे माता पिता के जो आशीर्वाद से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। बहुत संघर्ष किया हमारे पिता श्री बिहारी लाल अहरवार जी, जो 1 साल पहले अभी स्वर्गवास सिधार गए हैं, और हमारी माता बैकुंठी देवी जो आज कालपी नगर पालिका परिषद कालपी की चेयरमैन है हमारे यहाँ से जी। हमारे पिताजी कालपी नगर में रह करके हम लोगों को बड़ी संघर्ष से पालने पोसने का काम किया। हमारे पिता श्री बिहारी लाल अहरवार जी कालपी नगर में बूट पॉलिश मोची गिरी का काम करते थे जी। हमारे घर की बहुत दयनीय स्थिति थी राही जी, और हमारी माता जो बैकुंठी देवी जी हैं, इन्होंने हमें लकड़ियां काट काट कर, लकड़ियां बेच बेच कर बढ़ाने का काम, हमको पालने पोसने का और पढ़ाने का काम किया, जिसका मैं जिंदगी भर ऋणी रहूँगा। हम तो प्रार्थना करते हैं भगवान बुद्ध से कि ऐसे माता पिता सभी को मिले, जिस प्रकार से हम लोगों को ईमानदारी का रास्ता दिखा करके अच्छाई की ओर ले जाने का काम किया। मैं जिंदगी भर उनका ऋणी रहूँगा। वैसे भी कोई भी बेटा अपने माता पिता का कर्ज कभी नहीं उतार पाता है। सही है। मैंने भी बचपने से अपने पिताजी के साथ उनका सहयोग करने का काम किया। वो उनकी बूट पॉलिश मोची गिरी की दुकान थी, हम भी उनके साथ में बैठ करके बूट पॉलिश और मोची गिरी का काम करते थे। धीरे धीरे हमारे पिताजी ने डलियों का काम किया, जो बांस की डलियाँ होती हैं राही जी, उनको बाहर से ला करके यहाँ पर बेचने का काम किया। पूरे घंटाघर हम लोग जाते थे पिताजी के साथ में। 4 बजे रात को जाते थे, कभी एक दिन पहले भी पहुँच जाते थे। 8 बजे रात को स्टेशन में लेटे रहते थे, फिर जाकर सुबह वहाँ पर 4-5 बजे डलियाँ खरीद करके ला करके बेचने का काम करते थे। 500 की, 400 की, 200 की डलियाँ बेच करके पिताजी हम लोगों का भरण पोषण करते थे। जहाँ तक बना उन्होंने हमको पढ़ाने लिखाने का काम किया। इसी बीच हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते गए, बड़े होते गए,
तो हम लोगों का थोड़ा राजनीतिक में रुचि आई। जी यहाँ पर जब श्री रामपाल चुनाव लड़ रहे थे 1993 में, जी तब अमर सिंह निषाद जी यहाँ पर विधानसभा अध्यक्ष थे। अमर सिंह निषाद एडवोकेट जो हैं कालपी में, और बाबूराम श्रीवास जो माननीय श्री रामपाल साहब के पीआरओ थे। माननीय बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री थी जी, जो विधायक बन के मंत्री बने हुए थे, और वो पीआरओ बने थे बाबूराम श्रीवास जी। इन लोगों ने हमें राजनीति में प्रेरित करने का काम किया। हमारे साथी एक हिम्मत सिंह गौतम जी हैं, जो हम दोनों लोगों ने राजनीति यहाँ शुरू की। रामचंद्र ओमरे और रामचरण प्रणामी जी जो यहाँ पर बहुत पुराने लोग थे, इन्हीं लोगों ने हमको। सर जी, जो राजनीति की शुरुआत करवाई है वो आपके बाबूराम गुरु जी ने करवाई है। बाबूराम श्रीवास एडवोकेट जी हैं, उनकी ही देन है जो आज हम लोग राजनीति पे इस स्तर तक पहुंचे हुए हैं। जी जी। तो धीरे धीरे राजनीति में हम लोग राही जी बढ़ते गए, और यहाँ पर काम धंधा नहीं था तो बीच में हम दिल्ली भी चले गए। जी दिल्ली में हमने 4 साल सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी भी की। जी। उसके बाद पुनः वापस फिर कालपी आ गए। हमारे माता पिता ने हमारी शादी करा दी। जो हमारी पत्नी है राम देवी हरवार जी, हमारी शादी होकर के 2000 में आई। उसके बाद हमने उनको नगर पालिका का मेंबरी का चुनाव कालपी जी नगर पालिका वार्ड नंबर 3 हरिगंज से उनको चुनाव लड़ाया, जो कि हमारे माता पिता के अच्छे स्वभाव को देखते हुए और हमने जो राजनीति में लोगों का सहयोग करने का काम किया, पार्टी से जोड़ने का काम किया, पार्टी के मूवमेंट के बारे में लोगों को बताने का काम किया, जो हमको रामचंद्र ओमरे, रामचंद्र प्रणामी, बाबूराम श्रीवास, अमर सिंह निषाद, ये सभी लोग हम लोगों को कैडर देने का काम करते थे। तो हम लोगों ने उनकी ये बातें सुन करके लोगों को प्रेरित करने का काम किया, जिससे हमको हमारी मिसेस को राम देवी को सभासद बनाने के लिए मौका मिला। जी। उसी के बाद माननीय राय जी जिला योजना समिति का चुनाव आ जाता है, जो कि पूरे जिले के लोग, जितने जिले नगर पालिकाएं हैं, सभी सभासद उसमें वोट डालते हैं, और जितने जिला पंचायत सदस्य हैं वो सभी लोग जिला योजना समिति के चुनाव में वोट करते हैं। तो मैंने समान सीट से अपनी मिसेज राम देवी को चुनाव लड़वाने का काम किया। ऐसी सीट से तो सभी लोग लड़ सकते हैं, लेकिन मैंने ऐसी सीट से न लड़ करके मैंने जानबूझकर ऐसी सीट से मैं मेंबर चुनाव जीत के आया मेरी मिसेज। तो मैंने सोचा क्यों ना समान सीट पे ही लड़के देखा जाए, इसमें क्या निष्कर्ष निकलता है। तो ऐसी सीट से और लोग लड़ रहे थे, लेकिन मैंने ऐसी सीट का पर्चा ना भर के कि हमारे समाज के लोग और भी लड़ रहे हैं, वो अगर ऐसी सीट में जीत जाते हैं अच्छी बात है, और हम अगर समान सीट से जीत के आ जाते हैं तो ठीक है, नहीं आते हैं तो कोई बात नहीं। लेकिन एक मैंने ट्राई किया समान सीट में जीतने के लिए, जो हमें सफलता मिली जिला योजना चुनाव को लड़ने में। हम चुनाव जीतकर जिला योजना का आए, और जिला योजना समिति में हमारी मिसेज ने पहुंचने का काम किया। सर जी, किसी ने कहा है कि मायूस मत हो बंदे, जी, मायूस मत हो बंदे, तेरा वजूद छोटा नहीं, अरे तू वो कर सकता है जो किसी ने सोचा नहीं। बिल्कुल, केवल करने की क्षमता हो। तो सर जी, इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए, जब आपके पास इतने पद हो गए तो समाज के लिए आपने क्या काम किया? राय जी, शिक्षा के हमारे मिसेज जिस प्रकार से हम आपको बता दें, उससे पहले 2 मिनट की और बात बता दें। जैसे हमारी मिसेज जिला योजना का समिति का चुनाव जीती, तो हमको विधानसभा बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष जो यहाँ मूल निषाद रहे पहले, तो उन्होंने हमको यहाँ का विधानसभा विधायक विधानसभा 220 कालपी का, तो लगातार मैं 7 बार हमको 5 साल विधानसभा अध्यक्ष के रूप में मैंने पार्टी का काम किया। क्या बात! बूथ सेक्टर में काम तो किया, उसके साथ मैंने विधानसभा कालपी में 7 बार विधानसभा अध्यक्ष रह करके पार्टी का काम करने का काम किया। यहाँ तक कि हमारे
छोटे सिंह विधायक बसपा से लड़े, उनको जिताने का काम किया। हमने खाबरी के दोनों चुनाव लड़ाने का काम किया। संजय भदौरिया विधानसभा से चुनाव लड़े, उनको भी लड़ाने का काम किया। तिलक चंद अहिरवार लोकसभा का चुनाव लड़े, उनको भी लड़ाने का काम किया। हम बराबर निरंतर पार्टी का काम करते चले आए। इसी बीच राय जी, अभी हमारा माननीय बहन जी ने जो लोकसभा का चुनाव था, माननीय बहन जी ने बुला करके हमारा टिकट कर दिया लोकसभा का कि जगजीवन अहिरवार तुमको का नाम लोकसभा का चुनाव लड़ना है, जलालगढ़ भोगनीपुर से लड़ना है। मैंने बहन जी आपका जो आदेश, 2-3 महीने मैंने पार्टी में काम किया, प्रचार किया जो बहन जी का आदेश था। फिर उसके बाद माननीय बहन जी ने बुला करके हमसे कहा, जगजीवन अहिरवार जी आप रुकिए, हम पंकज अहिरवार को चुनाव लड़ाने का काम करेंगे। मैंने बहन जी आपका जो आदेश, जी सही बात है, हम माननीय का काम करेंगे। तो तो पंकज अहिरवार को माननीय बहन जी ने चुनाव लड़ाने का काम किया और मेरे से कहा कि आपको इसको जिताकर लाने का प्रयास करना है भरपूर। मैंने कहा बहन जी जो आदेश। उसी के बीच मैंने माननीय पंकज अहिरवार का भरपूर सहयोग किया, यहाँ तक कि मैंने कम से कम कुछ नहीं 10-15 लाख रुपया मैंने लोकसभा चुनाव में इनके लिए खर्च करने का काम किया। ये विधानसभा के जो कार्यालय थे मैंने चलाने का काम किया और भी उनका सहयोग किया जो उन्होंने मेरे से कहा। मैं यहाँ का मंडल का बुंदेलखंड का माननीय बहन जी ने मुझे कोऑर्डिनेटर ही बनाया, मैंने कोऑर्डिनेटर पद पर भी काम किया। जो बहन जी का आदेश रहा मैं मानता चला आया और आज उसके बाद माननीय बहन जी ने पार्टी द्वारा हमको चेयरमैन का टिकट दिया गया, जिससे मैं बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष का भरपूर स्वागत करता हूँ। अपने कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने अपने शहर की जनता का, जिन्होंने मेरी माता जी को यहाँ पर नगर पालिका की अध्यक्ष की सीट में बैठाने का काम किया। उसके बाद नगर पालिका सीट में बैठने के बाद मानी माता जी हमारी बैठी तो उन्होंने हमको प्रतिनिधि के रूप में वहाँ पर बैठाने का काम किया कि आप ही सब कुछ देखेंगे। तो राही जी, सबसे पहले हमने इस बात का बिगड़ा उठाया था चुनाव में कि हमको अपने समाज के लिए, दलित समाज के लिए या सब समाज के लिए 2 काम बहुत जरूरी हैं जो हमारे समाज को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। सबसे पहले हमारे समाज को बर्बाद कर रही है दारू, जो हमारी समाज की जड़ों को बर्बाद कर रही है दारू। दूसरा जुआ, तीसरा सट्टा। ये हमने भरपूर प्रयास किया बंद कराने के लिए, जितना बन सकता है अपने समाज के लोगों को समझाने का काम किया। और ऐसा भी नहीं, हमने अपने पार्टी के कार्यकर्ता या समाज या अन्य दलित समाज के लोगों को भी नगर पालिका में जो काम जिनके लायक है उनको वो काम देने का काम किया, उनको रोजगार देने का काम किया। आज ऐसे 50 साथी हमारे जो हैं समाज के या अन्य समाज के, दलित समाज के लोग, जो आज नगर पालिका में अपनी रोजी रोटी मान लो उनकी चल रही है, अपना रोजी रोटी देने का काम किया, अपना काम कर रहे हैं। उनके खातों में सबके, किसी के 10,000, किसी के 12,000 उनके खातों में पैसा जाता है। और नगर पालिका द्वारा वो लोग अपना सब लोग काम करते हैं। सर जी, शिक्षा के प्रति आपने क्या काम किया? शिक्षा के प्रति हम लोग शुरू से ही, मेरे ख्याल में 2005 में एक हमारा कालपी नगर में डॉक्टर अंबेडकर नवयुवक संघ चल रहा है जी। डॉक्टर अंबेडकर नवयुवक संघ छात्रावास, अंबेडकर छात्रावास के नाम से हम लोग चला रहे हैं, जो कि बाबा साहब के मिशन को लेकर के हम लोग वहाँ पे 7 कमरे बने हुए हैं, हॉल बना हुआ है, बाउंड्री है उसकी, लैट्रिन बाथरूम है, जो हम लोगों को प्रेरित करते हैं। जिन लोग गरीब लोग हैं, दलित समाज के लोग, वो छात्रावास में उनको रोकने का काम करते हैं, पढ़ाने का उनको काम करते हैं। जो उनकी मान लो जिनको कोई दिक्कत होती है, उनकी हेल्प करने का काम करते हैं, निःशुल्क, कोई पैसा नहीं देता है। जो नाम परिवर्तन किया गया है छात्रावास का, तो इसके पहले किस नाम से था? ये पहले सन 93 में मैं तो नहीं था, हमें लोगों ने बताया, हमारे कमेटी के लोगों ने, बुजुर्गों ने बताया कि ये सन 92-93 में एक बलवा नाम के बुजुर्ग थे जो कागजीपुरा के रहने वाले थे। उनकी वो जमीन थी, कालपी शहर के कुछ लोगों ने एक अछूत बोटिंग हाउस बनाया था जी।
अछूत बोर्डिंग हाउस के नाम से अछूत बोर्डिंग हाउस के नाम से छात्रावास चलाने का काम किया था, जो कि उसमें पहले शुरुआत में 3 कमरे बने हुए थे। उसके बाद 10 साल 20 साल वो पड़ा रहा, कमेटियां भंग हो गई, लोगों ने देख रेख नहीं की उसकी जी। उसके बाद 2 कमरे और बनवाए गए, जो अम्बेडकर नवयुवक संघ बनाया, कालपी शहर के कुछ बुजुर्गों ने, सम्मानित लोगों ने उसको चलाने का काम किया। तो डॉक्टर अम्बेडकर नवयुवक संघ के नाम से चल रहा है वो, उसमें अम्बेडकर छात्रावास भी चल रहा है, जिसका मैं प्रबंधक हूँ। वहाँ पर हिम्मत सिंह गौतम जो हैं वहाँ पर प्रधानमंत्री के रूप में काम करते हैं, महेंद्र कुमार गौतम हैं जो अध्यक्ष के रूप में हैं। वहाँ पर पूरी कमेटी है, रजिस्टर्ड कमेटी है, और समाज कल्याण द्वारा वो एडिट भी है। समाज कल्याण से है कि वो एडिट भी है, जो कि शुरुआत में बताते हैं जब अछूत बोर्डिंग हाउस के नाम चलता था तो उसमें 400 रुपया साल में आता था बिजली पानी के लिए, कभी 1000 आया, कभी 2000 आया, ऐसे आता रहता था मेंटेनेंस के नाम पे, समाज कल्याण देती थी। लेकिन जब मुझे चार्ज मिला, जब मुझे लोगों ने देखा कि जगजीवन अहरवाल थोड़ा एक्टिव ज़्यादा है, तो हमको वहाँ का उन्होंने प्रबंधक बना दिया। तो मैंने समाज कल्याण से जा करके करीब 2008 की बात होगी, 7-8 की, तब मैंने वहाँ से 2.5 लाख रुपया के लगभग ग्रांट ली। उसके लिए बाउंड्री के लिए, लैट्रिन बाथरूम के लिए, मेंटेनेंस के लिए। तो वहाँ से हम लोग ग्रांट प्राप्त हुई, तो हमने बाउंड्री, लैट्रिन बाथरूम, जो मेंटेनेंस हो सकता था अच्छा किया। और उसमें मैंने 2 हॉल विधायकों से लिए। एक बसपा के विधायक छोटे सिंह चौहान थे, उनसे निवेदन करके एक हॉल बनवाने का काम किया। और एक हॉल माननीय सुरेश सक्सेना कांग्रेस से विधायक थे, उनसे निवेदन करके एक उन्होंने हॉल बनाने का काम किया। उसमें बड़ा गेट भी बनवाया, वहाँ पर बाउंड्री करवाई, जो कि सुचारू रूप से वो चल रहा है। वहाँ पे क्षेत्र की जो छात्र लोग हैं, कोई डिग्री कॉलेज पढ़ रहा है, कोई इंटर कॉलेज पढ़ रहा है, वहाँ रहने की पूरी व्यवस्था है। वहाँ रहने के लिए उनको तखत है। अभी रह रहे हैं क्या? अभी छात्र वहाँ पर रह रहे हैं। अभी वर्तमान में भी जो भी छात्र हैं, जिनको जगह नहीं मिलती है, कमरे कहीं नहीं मिलते हैं, वो लोग आकर के निःशुल्क रहते हैं, कोई पैसा उनसे नहीं लिया जाता है। सर जी, और क्या काम किया आपने? ये तो एक शिक्षा के मामले में हो गया जी। अभी हमने जब चेयरमैन हमारी माता जी बनी, तब मैंने अपने दलित समाज जो भी जहाँ पर दिक्कतें थी ब्याह शादियों के लिए, गरीबों के यहाँ शादियाँ होती थी तो रोकने के लिए जगह नहीं होती थी उनके पास, तो मैंने अभी कागजीपुरा में एक गेस्ट हाउस बनवाने का काम किया। एक बारात घर का नाम कागजीपुरा में बनवाने का काम किया, एक निकाशा में बनवाने का काम किया, एक राजीपुरा में। जो दलित बस्तियां हैं वहाँ पर वे जिनके पास पैसा नहीं है बेचारे, वहाँ पर नहीं कर सकते गेस्ट हाउस में, उनके लिए मोहल्ले में बड़ा साला खुलवाने का काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। जहाँ जहाँ भी रहेंगे वो भी करेंगे। अभी हाल में मैंने नया काम किया, जो 50 साल से नगर पालिका शहर में कहीं दुकानें कुछ लोगों को नहीं मिल पा रही थी, तो मैंने 100 दुकानें बनाने का निर्णय लिया, जिसमें अभी हाल में 60 दुकानें हमने वहाँ पर बनवाने के लिए निर्णय लिया। तो उसका 30 दुकानें बन गई हैं, 30 दुकानों के लिए काम चल रहा है। मतलब दुकानें खुलने के बाद 60 लोगों को रोजगार देने का मैंने काम किया जी। और अभी जहाँ जहाँ पानी नहीं जाता था ऊपर चढ़ाइयों में, गरीब बस्तियों में, तो मैंने वहाँ सोलर पंप वाली टंकी भी देने का काम किया। सोलर लगा करके, मोटर लगा करके, अच्छा, वो सौर ऊर्जा से चलने वाली जो गरीब दलित बस्तियां हैं, वहाँ पर जहाँ पानी नहीं जाता है, सब जगह मैंने उनको टंकियां लगाने का काम किया जा रहा है। वहाँ पर सर जी, कहीं कहीं पे क्या पुराने कुआं अभी भी हैं? अभी भी पुराने कुआं तो उसमें क्या आपने नवीनीकरण करवाया है? जी, जीवन उद्धार के लिए मैंने काम कराया है। अभी हाल में मैंने टेंडर निकाला है, और जो और जहाँ जहाँ पाए जाते हैं वहाँ वहाँ देख करके तालाब है, तालाब को खुदवा करके मरम्मत कराने का काम करते हैं। और अभी हाल में ही मैंने अम्बेडकर पार्क का भी अम्बेडकर पार्क का कराया है, आपने, जो कि 2004 से जी ये 4 लेन द्वारा मंदिर हटाए गए, मस्जिद हटाए गए, इंदिरा पार्क हटाया गया, रानी लक्ष्मीबाई पार्क हटाए गए। तो 4 लेन द्वारा सभी मंदिर मस्जिदों को बनाया गया। मस्जिद में उन्होंने 80 लाख रुपया दिया जी।
मंदिर में दुर्गा मंदिर है, उसको हटाने के लिए नया मंदिर बनाया, उसमें 70 लाख रुपया दिया। जी। उन्होंने क्या नाम इंदिरा पार्क बनवाया, रानी लक्ष्मीबाई पार्क बनवाया 4 लेन वालों ने, जी। प्रशासन ने। लेकिन जो हमारी अंबेडकर साहब का पार्क था मुन्ना फुटबॉल चौराहे में, वो किसी ने ना आवाज उठाई, ना किसी ने वो बनवाया। जी सर जी, क्या वो ऑनलाइन था अपना वो बाबा साहब पार्क जो था जी, तो ऑन रोड था क्या? ऑन रोड था, ऑन रोड बीच में लगा हुआ पार्क था वो। जिस प्रकार से जो मंदिर मस्जिद आए उन्होंने हटा करके उनको निर्माण करने का काम किया, इसी प्रकार से अंबेडकर पार्क बीच में बना हुआ था। तो जो कि अंबेडकर पार्क में एक भी रुपया 4 लेन द्वारा प्रशासन द्वारा नहीं मिला है। जो कि अभी जब चेयरमैन यहाँ पर मेरी माता जी बनी तब मैंने उसका निर्णय लेने का काम किया और अंबेडकर पार्क भव्य अंबेडकर पार्क बनवाने के लिए मैंने प्रयास किया। और सर जी कितना पैसा लगाया गया अभी हाल में मैंने उसमें लगभग 20 लाख रुपया 22 लाख रुपया उसमें लगाया जा चुका है जी। और उसमें अभी बढ़िया कांच की पीतल की मूर्ति की लाने का प्रयास किया जा रहा है कि हम हमारे रहते एक अच्छी मूर्ति वहाँ पर स्थापित हो जाए बाबा साहब की, जिनके द्वारा हमको मान सम्मान सब कुछ मिला है। जितना अच्छा हो सकता है हमारा प्रयास रहेगा करने के लिए। किसी ने कहा है सर जी, ये शान ये शौकत ये ईमान ना होता तो इस देश में कोई किसी का मेहमान ना होता, खुशियां ना मिलती हमें इस वतन में यदि मेरे बाबा साहब ने संविधान लिखा ना होता। ये सत्य बात है राही जी। हम जो भी हैं आज बाबा साहब की बदौलत हैं। बाबा साहब ने अगर ये संविधान और ये अपनी लड़ाई न लड़ी होती तो आज जो हम इस कुर्सी पर बैठे हैं, हमारी माता जी जो इस कुर्सी पर बैठी है, मैं तो मंच के माध्यम से बात कहता हूँ कि हमको आज जो कुर्सी बैठने को मिली है, जो मान सम्मान मिला है, बाबा साहब की बदौलत है, अपने महापुरुषों की देन है। ये जिस प्रकार से हम महापुरुषों ने हम लोगों को बढ़ाने का काम किया, जगाने का काम किया, हम लोगों का दायित्व बनता है कि हम लोग और लोगों को प्रेरित करने का काम करें और लोगों की गरीबों की मदद करने का काम करें, लोगों को शिक्षा की ओर ले जाएं। हमारा मुख्य उद्देश्य रहता है कि सबसे ज़्यादा हमारे समाज को खत्म कर रहा है जुआ और दारू। हमारे लोगों को चाहिए राही जी कि सबसे पहले इस चीज़ को खत्म करना होगा हमारे लोगों को, तब हमारी समाज आगे बढ़ पाएगी। अन्यथा हमारे लोग अगर इसी में डूबे रहेंगे तो हमारे लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमारा राजनीतिक कैरियर जो आगे बढ़ा है वो हमारा मुख्य उद्देश्य रहा कि मैंने आज दिन तक कभी दारू को हाथ नहीं लगाया। क्या बात है सर। मैं सख्त विरोधी रहा जी। हमारे ऐसा नहीं, हमारे मोहल्ले में बहुत से लोग दारू में चले गए, तो मैं देखता हूँ रोज लड़ाई झगड़ा लोगों के यहाँ होते हैं। ना मैं दारू पीता हूँ, ना मेरा भाई दारू पीता है। इसलिए हम लोग देखते हैं कि दारू से कितने लोग खत्म हो रहे हैं। दारू जुआ ही महत्वपूर्ण हमारे समाज को खत्म करने वाला है। हमारे लोगों को चाहिए कि सबसे पहले इसको खत्म करें, तभी हमारी समाज आगे बढ़ पाएगी। सही बात। इसके अलावा हम लोग ठीक है सर जी, आप चैनल में समय दिया आपने, मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। साथ में नमो बुद्धाय। जय भीम। सर जी, आपने जो सेंटर खोला है इसका क्या उद्देश्य है, तो क्या काम होगा यहाँ? अच्छा राही जी, आपने सेंटर के बारे में बात की जी। देखिए हमारे जो गरीब तबके के लोग हैं जी, वो बहुत परेशान होते थे। हम देखते चले आए, हम भी बहुत परेशान हुए। हमारे पिताजी की भी बहुत हालत खराब रहती थी। तो कानपुर में मैंने काफ़ी पैसा खर्च किया, 6-7 लाख रुपया उनको कानपुर ले जाते थे जांचें करवाने के लिए। तमाम दिक्कतें होती थी। मैं देखता हूँ गरीबों को बहुत दिक्कतें होती हैं। सही होती है सर। हमने जो खोला है यहाँ पर यूनिक अल्ट्रासाउंड सेंटर के नाम से खोला है, जो कि अल्ट्रासाउंड भी होगा और डिजिटल एक्सरा मशीन भी लाए हैं जिससे अच्छे एक्सरे हो सकेंगे। और यहाँ पे पैथोलॉजी भी खोली जा रही है जिससे सारी जांचें भी होंगी खून की। और जो भी जांचें होंगी हम आगे बढ़ाते जाएंगे। जो जांचें कराने के लिए डॉक्टर लिखते हैं तो लोग कहीं कानपुर भागते हैं, कहीं झांसी भागते हैं, उरई जाते हैं। तो यहाँ से बहुत गरीबों का पैसा खर्च होता है, जो कि बीमारी में लोग अपनी गाड़ी करके जाते हैं, 1000-800 रुपये बर्बाद करते हैं, 10 रुपये गाड़ी समय भी बर्बाद होता है, पैसा वहाँ 4-4, 5-5 घंटे बैठने पड़ता है, समय बर्बाद होता है, पैसा तो लगता ही लगता है। तो मैंने सोचा क्यों ना एक नया काम किया जाए। हमारे माता पिता ने जो हमको यहाँ स्थिति तक बना दिए, इस लायक बना दिया है जो आज हम गरीबों के काम आ सके। तो मैंने यहाँ पर कालपी में
घर के ही बगल में यूनिक अल्ट्रासाउंड नाम से एक सेंटर खोला है, जिसमें सारी जांचें कराने का काम किया जाएगा और बहुत जल्दी इसका शुभारंभ होगा। हम गरीबों को नई सुविधा देने का काम करेंगे और सभी लोगों को से हम निवेदन करेंगे कि हमारे लिए जो भी सेवा होगी हम उनका सेवा करने का काम करेंगे बहुत जल्दी। सर जी, जो मशीनें मंगवाई वो बाहर से मंगवाई होगी? जी सब बाहर से इलेक्ट्रॉनिक मशीनें हैं और अच्छी मशीनें मंगाई हुई हैं, जो कि लोकल मशीनें नहीं मंगाई हुई हैं, ताकि जो अच्छे एक्सरे होंगे, अच्छा अल्ट्रासाउंड होगा तो अच्छा लोगों को लाभ मिलेगा उसमें, जो कि दूर भागने पड़ता है, लोग दूर नहीं भागेंगे। अभी सर जी कितना पैसा इन्वेस्ट हो गया होगा? अभी तो हम मशीनें लाने का काम कर रहे हैं और स्ट्रक्चर बनाने का काम कर रहे हैं जी। लगभग मेरे ख्याल में 20-25 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट हमने किया है। एक डॉक्टर हमारे साहब हैं, डॉक्टर अली साहब हैं, कानपुर के हैं जी। जो उनके और भी 1-2 का नाम सेंटर चल रहे हैं, तो हमने उनसे ही कांटेक्ट करके उनका हमारे बहुत सहयोग मिला है, बहुत सारा मिला है। वो हमारे पार्टनर के रूप में यहाँ पर हमारा सहयोग कर रहे हैं। तो हम दोनों लोगों ने यहाँ पर हमने उनसे हेल्प ली है, दोनों लोग मिलकर यहाँ पर काम करेंगे और सेंटर खोलने का काम करेंगे। अपने अलावा कार्पी में और भी खुले होंगे? नहीं, यहाँ पर अभी ये पहला अल्ट्रासाउंड सेंटर होगा यहाँ पर कार्पी में। यहाँ तक कि उरई में खुले हुए हैं, यहाँ से लोग उरई जाते हैं गाड़ियाँ करके, 1000-1500 रुपये गाड़ी का किराया बर्बाद करते हैं और उसके साथ साथ उनका समय बर्बाद होता है। कभी कभार हमने ऐसा भी देखा है कि जैसे उरई से लेकर के गए जी और शायद के वहाँ पे लाइन लगानी पड़ी और वहाँ से भी रेफर कर देते हैं लोग बाग, तो उन्हें झांसी या कानपुर जाना पड़ता है। सर जी, बात शिक्षा की चल रही थी जी, तो किसी ने कहा है कि शिक्षा वो श्रेणी का दूध है जो पिएगा वो दाढ़ेगा। तो शिक्षा को लेकर के आपको क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा, उसके बारे में थोड़े हमें बताने की कोशिश करें। राहिल जी, बहुत अच्छी बात कही आपने और ये सत्य बात है। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पीता है वो दौड़ता है। और इसमें हम ये बहुजन समाज को ये संदेश देना चाहते हैं जी, हमारी माताओं बहनों से भी हमारा बहुत अपील है कि शिक्षा को लेकर के बहुत उनको चुस्त दुरुस्त रहना चाहिए। इसलिए हमको जो परेशानियां आई हैं और जो अभी हमको परेशानियां का सामना करना पड़ रहा है, वो ये है राही जी कि हमने माता जी को चेयरमैन बनाने का काम किया जी। वो क्या कारण रहा कि माता जी को चेयरमैन मैंने बनाया। मेरी मिसेज भी है जी, मिसेज को भी चेयरमैन बना सकता था मैं जी, लेकिन मेरी मिसेज की 2 महीने की उम्र कम पड़ जाने से मुझे माता जी को चुनाव लड़ाना पड़ा जी, जिसमें मेरी माता श्री बैकुंठी देवी जी, उन्होंने कभी स्कूल नहीं देखा, बेचारी वो अंगूठा लगाती थी जी। तो कभी नहीं सोचा होगा मैंने भी कि मुझे अपनी माता जी को चेयरमैनी का चुनाव लड़ाना पड़ेगा जी। इसलिए मैंने भी कभी ध्यान नहीं दिया इस ओर। और समय ऐसा आया कि नगर पालिका का जब चुनाव लड़ाने की बात आई, मिसेज की जब उम्र कम पड़ गई जी, तो हमें सोचना पड़ा कि माता जी तो कुछ भी पड़ी नहीं है, कैसे चेयरमैनी चलेगी जी। तो राही जी 1 हफ्ते के अंदर मेरी मिसेज ने माता जी को साइन करना सिखाया। अरे मेरी मिसेज और मेरी छोटी बेटी, मेरी बेटी है जो जानवी, जो कक्षा 4 में पढ़ती है, हमारी माता जी साइन करते करते झिल्ला उठती थी, नाराज हो जाती थी कि हमें नहीं करना। लेकिन किसी प्रकार से हमारी मिसेज ने, मेरी बेटी ने उनको बहला फुसला करके उनको साइन करना सिखाया और वो साइन करना सीख गई। आज जो शिक्षा का अभाव है, जो शिक्षा की कमी है, उससे हम महसूस करते हैं कि शिक्षा कितनी अहम चीज है। कहीं ना कहीं आपको परेशानी का सामना, इतनी परेशानियां करनी पड़ती हैं कि माता जी को कुर्सी में बैठना है, वहाँ पे मीटिंगों में भी माता जी को बैठना है, हमको नहीं बैठना है। तो वहाँ पर जितनी दिक्कतें आती हैं तो हम सिर्फ समझ सकते हैं। इसलिए हम माताओं बहनों से अपील करते हैं कि ज़रूर अपने बच्चों को पढ़ाएं। पता नहीं कौन सा बच्चा किस स्तर तक, किस लेवल तक कहाँ पहुँच जाए। कल आज जो हमको नगर पालिका में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है पढ़े लिखे ना होने का कारण, है ना, तो मैं अपने समाज को संदेश देना चाहूँगा, बहुजन समाज को,
कि आप सभी लोग जरूर अपने अपने बच्चों को शिक्षित करें। पता नहीं कब कौन बच्चा किस स्तर तक कहाँ पहुँच जाए, और ताकि जो हमको सामने परेशानियाँ झेलनी पड़ रही हैं, कल उनको परेशानियाँ ना झेलना पड़े। मैं इसी के लिए ठीक है सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। जय भीम, जय। दिखा रहे तो फिर सब अच्छी तरह दिखा रहे, लोग बागों को लगे तो नहीं सही। अपने को मतलब क्या है, हम अपने पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं।